प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज के क्लास में हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए फिजिक्स यानी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में हमने लगभग करीब दो क्लास ले चुके हैं और ये आज तीसरा क्लास होने जा रहा है। यानी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का आज हम तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। लगभग और जो है एक या तो दो क्लास इससे आगे होगा और उसके बाद ये चैप्टर जो है ना पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही कम समय में हम जो लाएंगे एक रिवीजन का, उसमें रिवीजन कर लीजिएगा। यानी 1 शॉर्ट क्लास लाएंगे इनकी चैप्टर का यानी प्रकाश का परावर्तन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, अभी तक आप हमारे पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में। यानी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप क्या करते हैं वहां से जुड़ सकते हैं कि बेहतरीन तरीका से। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीका से हम अब यहाँ पे हम देखते हैं करा विवर्तन। देखिए, इससे हमने पिछले क्लास में यानी यहां तक करवाए थे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमने अंतर तक पढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम विवर्तन किसे कहते हैं, विपरिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में दाएं बाएं उल्टा दिखता है तो उसे विपरिवर्तन कहते हैं। यानी जो हिस्सा दाएं होता है वह प्रतिबिंब में बाएं दिखता है, यानी प्रतिबिंब में उल्टा होता है। आप लोग यानी दर्पण में देखते होंगे, कभी काल देखते खाते हैं यानी दाहिना हाथ है, लेकिन दर्पण में देखिएगा तो लगेगा उल्टा हाथ है खा रहे। ये परिवर्तन होता है, इसी को हम क्या करते हैं विपरिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं विपरिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला नंबर परावर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं, परावर्त और परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर नीचे उल्टा दिखाई देता है तो उसे परावर्त और परिवर्तन कहते हैं। यानी ऊपर नीचे और उल्टा दिखाई देता है, यानी ऊपर नीचे उल्टा दिखाई देता है तो उसे क्या करेंगे परावर्त और परिवर्तन कहते हैं। जैसे ऊपर वाला भाग नीचे दिखाए और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाए। हाँ, होता है इस कभी कभी क्या होता है कि ऊपर वाला भाग नीचे दिखाई देता है और नीचे वाला भाग क्या होता है ऊपर दिखाई देता है। इसी को बोलेंगे परावर्त और परिवर्तन बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे दर्पण। देखिए, यहाँ से आज का क्लास का मेन जलवा स्टार्ट होगा, यानी दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण के बारे में अब यहाँ से जलवा स्टार्ट होते। मेन क्लास तो यहाँ से था। देखिए, दर्पण किसे कहते हैं, यहां से मेन क्लास आज का स्टार्ट होते हैं। देखिए, ऐसी चिकनी सतह जो प्रकाश की किरणें को परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। ऐसी चिकनी सतह क्या करें, ऐसी चिकनी या तो चमकीली सतह जो दर्पण जो प्रकाश को क्या करती है परावर्तन कर देती है, यानी परावर्तित कर देती है, उसी को हम बोलेंगे दर्पण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है उसी को हम दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होता है। यहाँ पे बताया गया दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम समतल दर्पण किसे कहते हैं समतल दर्पण। जिस दर्पण की सतह पूरी तरह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी जिसकी सतह जो होती है ना पूरी तरह से समतल हो उसी को हम क्या बोलेंगे समतल दर्पण। इसी को प्लेन दर्पण मिरर भी कहते हैं, यानी प्लेन दर्पण। अब यहाँ देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है। देखिए, समतल दर्पण में मान लिया जाए ये पेन को देखिएगा, जितना ही बड़ा है इसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतना ही बड़ा बनेगा। यानी इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी समतल दर्पण। और वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के लिए, देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी यदि 10 किलोमीटर है ना तो और ऊंचाई 3 किलोमीटर है तो वस्तु यानी दर्पण, तब देखिए यहाँ पे मान ली यहाँ पे दर्पण है रखो, यहाँ पे वस्तु है और इसकी दूरी जो है 10 किलोमीटर है तो ये वस्तु जो दिखाई देगा यहाँ से और यहाँ तक यानी 20 किलोमीटर दूरी पे ये हो जाएगा। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 मीटर बोलते हैं, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, या तो 20 सेंटीमीटर भी बोल देते हैं, 20 सेंटीमीटर भी दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10
और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 20 आ गया ना। मान लीजिए 10 इधर है तो 10 अंदर में भी बनेगा, दर्पण में भी, तो इतना बनेगा, 10-10 मिलकर के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां देखिए, एक समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है, तो बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगी, तो 5 फीट होगा। क्या होगा, 5 फीट होगा। समतल दर्पण के सामने यानी और पर 5 फीट का एक व्यक्ति खड़ा है, तो प्रतिबिंब भी 5 फीट का बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण है। जितना व्यक्ति रहेगा, यदि 5 फीट का व्यक्ति है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 5 फीट का बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण है। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 30 फीट हो जाएगी, क्योंकि 15 सेंटीमीटर पे है और 15 अंदर भी जाएगा, कितना बनेगा, यानी 15, मान यहाँ पे दर्पण होगा, यहाँ पे दर्पण है, 15 इधर है तो 15 अंदर भी ना हो, 15 मिलकर के 30 बनेगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी थी, ये तो दिया हुआ है, यानी 15 मीटर। ठीक, अब नोट देख लीजिए, नोट में कुछ देखते हैं हम। किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाने के लिए वस्तु की ऊंचाई से आधा ऊंचाई का दर्पण पर्याप्त होता है। किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाने के लिए वस्तु की ऊंचाई से आधा ऊंचाई का पर्याप्त यानी दर्पण पर्याप्त होता है। मान लिया जाए, यानी देखिए कोई व्यक्ति का हमको प्रतिबिंब यानी पूरा बनाना है समतल दर्पण में। यदि वस्तु मान लिया जाए, कोई व्यक्ति, मान लीजिए पेन जो है ना 5 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए ऐसा 5 सेंटीमीटर है, दर्पण जो है इसका 2.5 सेंटीमीटर का लेंगे ना, तो अभी जाकर के पूरा प्रतिबिंब दर्पण में बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई 5 फीट का आदमी पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसको कम से कम 2.5 फीट लंबा दर्पण चाहिए। कितना चाहिए, 2.5 फीट का लंबा दर्पण चाहिए। अब गति और प्रतिबिंब से जुड़ा नियम, अब यहाँ पे देखेंगे गति और प्रतिबिंब से जुड़ा नियम। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग स्पीड से चल रही है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा ना, प्रतिबिंब v1 वस्तु के सापेक्ष वेग से चलेगा और दर्पण के सापेक्ष v वेग से चलेगा। मतलब ये दिया गया, हालांकि ये नोमेरिकल टाइप का थोड़ा सा है, तो हम इसको एक क्लास में जिस टाइप में हम जो आप लोग को करवाएंगे, यानी उसमें क्या चीज करवा देंगे, नोमेरिकल भी करवाएंगे और 2 सिद्ध करने के लिए 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 हो जाएगा। वैसे में देखिए F बराबर R/2 एक फार्मूला होती है, वो भी इंपोर्टेंट होती है, उनको भी सिद्ध समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में सिद्ध करके बता दूंगा। उसके बाद और दर्पण का सूत्र भी होते हैं जो कि उत्तल और अवतल दोनों में हमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। है 3 4 5 6 सिद्ध करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको मैं सिद्ध करने के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लास्ट में करवा दूंगा, चैप्टर के लास्ट में। उदाहरण देखिए, यदि व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, देखिए 10 मीटर चल रहा है तो ये हो जाएगा 20, यानी 2 गुना हो जाता है, यानी वेग जो हो जाएगा उसकी 2 गुना दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पे समतल दर्पण, कोई व्यक्ति यहाँ पे दौड़ रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर अंदर में इसको जो दिखाई पड़ेगा वो व्यक्ति दर्पण में दिखाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड दिखाएगा। अब गोलाकार दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह एक गोलाई का भाग हो तो उसे गोलाकार दर्पण, यानी कोई दर्पण एक गोलाई का भाग हो तो उसी को क्या बोलेंगे, गोलाकार दर्पण बोलेंगे। कौन सा दर्पण बोलेंगे, गोलाकार। जिस दर्पण की परावर्तक सतह एक गोलाई का भाग, क्या एक गोलाई का भाग, उसे क्या बोलेंगे, गोलाकार दर्पण बोलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, गोलाकार दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलाकार दर्पण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ देखिए एक होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पण, सबसे पहले हम देखेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है उसे हम कहेंगे उसे अवतल दर्पण कहें। यानी देखिए इसका परावर्तक सतह जो होगा ना, मान लिया जाए यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर देखिएगा ये जो है ना, यहाँ पे परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह ये धसा हुआ है ना, ये धसा हुआ जो होता है अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में आप यहाँ देखिए ये प्रतिबिंब को देखिए, इसका परावर्तक सतह इस साइड है ना, इसलिए उठा हुआ है, यानी इस साइड इसका जो प्रतिबिंब देखिए ये धसा हुआ है अवतल का, उत्तल का उठा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा उत्तल दर्पण को देखिए, अब जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे
विसारित दर्पण भी कहते हैं। पहले यहाँ आप देखिए, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसे उत्तल, देखिए उसे उठा हुआ उत्तल दर्पण बोलेंगे, और धसा हुआ यानी जिसका परावर्तक धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। समझ में आया? इसको सिंपलीफाई आपको आसान भाषा में इसको समझना चाहिएगा। उठा हुआ जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल दर्पण बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। उसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे गोलाकार दर्पण से जुड़े मुख्य भाग। देखिए दर्पण में क्या कौन कौन से भाग होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले दर्पण में ध्रुव होते हैं, बिल्कुल ध्रुव होते हैं। कैसे? अब मान लो यह दर्पण है और यहाँ पे ये ध्रुव बनता है बीच में, तब ना प्रकाश आती जाती है यहाँ से टकरा करके। ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, यही केंद्र है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या होती है, यहाँ पे सी होती है, इसी दूरी की क्या वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक ना। अब यहाँ फोकस हो गए, फोकस दूरी होता है, प्रधान अक्ष होता है, और द्वारक होगा। यहाँ क्या होगा? द्वारक हो जाएगा। दर्पण का द्वार यानी दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक बोला जाता है। यहाँ से यहाँ, जैसे ये दर्पण है, यहाँ से यहाँ जितनी ये दूरी है इसको क्या बोलेंगे? हम द्वारक बोलेंगे। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र के बारे में हम बात आपसे करेंगे। आखिर वक्रता केंद्र कहते हैं किसे? देखिए दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसका केंद्र की वक्रता केंद्र कहलाता है। जिसे सी से मान लिया जाए ये दर्पण जो बना है ना, ऐसे तो बना है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक ही साइड बनाना है, ऐसे आध कटा हुआ होगा, ठीक ना। ये दर्पण यहाँ बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा जहां से ये कटा है, इसी को हम सी से सूचित करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के केंद्र, देखिए दर्पण ये गोला से मिलकर बनाना, यहाँ बीच में जो केंद्र होता है ना ऐसे लाइन खींच के, ये तो त्रिज्या हो गया, लेकिन इसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे, सी से सूचित किया जाता है। अब दर्पण का ध्रुव हमने बताए थे, दर्पण के बीच बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये से दर्पण है, यहाँ पे ये पी बिंदु मध्य बिंदु में होता है, इसी को ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को क्या चीज से सूचित किया जाता है? यानी पी से सूचित किया जाता है, और पी जो होती है वह बीच में होती है दर्पण के। अब यहाँ देखिए प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली सीधी रेखा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसको P है और यहाँ पे C है, ये दोनों लाइन को मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, इसी को बोलेंगे हम प्रधान अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये लाइनिंग जो मिला देती है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिला देने वाली लाइनिंग को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, दर्पण का द्वार, दर्पण का धारक लिखा गया, लेकिन दर्पण का द्वारक होगा। क्यों? द्वारक, इसको सही कर लीजिएगा। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग जब नोट्स बनाते जाइएगा तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा पीपीटी से। यहाँ पे दर्पण का धारक नहीं होता, दर्पण का द्वारक होता है। दर्पण के द्वारक को, दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब यहाँ की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र तो है यहाँ पे ये, ठीक ना, और यहाँ पे C हो गया, इसके यही त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से, वक्रता त्रिज्या को R से दिखाया जाता है। क्या चीज से? R से दिखाया जाता है। अब देखिए गोलाकार दर्पण का फोकस यानी नाभिक किसे कहते हैं? गोलाकार दर्पण का फोकस यानी नाभिक के बारे में। जब किसी गोलाकार दर्पण पर समांतर किरणें पड़ती है तो परावर्तन के बाद वे एक बिंदु पर मिलती है। क्या होती है? परावर्तन के बाद वो एक बिंदु पर मिलती है, ठीक ना। उस बिंदु की ही फोकस कहते हैं। जैसे F से मान लिया जाए कि यहाँ पे ये दर्पण है, यहाँ से कोई आया प्रकाश और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लौटा, यानी यहाँ से ये तो प्रधान अक्ष हुआ, यहाँ से कोई प्रकाश आया, यहाँ से और यहाँ से लौटा, जहां पे ये मिला ना कटान बिंदु, इसी को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। यानी आप आती हुई किरण जब परावर्तित होकर के फोकस से जहां से गुजरती है ना प्रधान अक्ष, जहां पे मिलती है, उसी को हम फोकस बोलते हैं। फोकस दूरी देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे ध्रुव है,
ये P हो गया और यहाँ पे क्या हो गया F हो गया। मान लीजिए इसी दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। गोलाकार दर्पण में चित्र का निर्माण कहाँ होता है, तो वो पोल पे होता है, चित्र का निर्माण ध्रुव पे होता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, देखिए अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल को अपसारी और अवतल को अभिसारी बोलेंगे। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी है, जबकि अवतल का नाम जो है अपसारी अभिसारी है। एक तो उत्तल बोलेंगे तो अपसारी बोलिएगा, अवतल बोलेंगे तो अभिसारी बोलिएगा दूसरा नाम। अब यहां देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा। अवतल दर्पण में जब समांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तन के बाद वे एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। वे क्या होती है, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे गोलाकार दर्पण में वस्तु और चित्र की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चित्र की दूरी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ चित्र कहा गोलाकार दर्पण में वस्तु और चित्र की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए वस्तु की दूरी u और चित्र की दूरी v से सूचित करते हैं, u और v से। गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होते हैं f बराबर, फोकस को तो हम f से सूचित करते हैं, f बराबर क्या होते हैं, r/2 होता है, r/2 होता है। यानी फोकस दूरी जो होती है वह त्रिज्या का आधी होती है। क्या होती है, त्रिज्या का आधी होती है। अब अगर किसी गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी f बराबर आप जानते हैं कि r/2 होता है, और यहाँ पे दिया गया त्रिज्या दिया गया 40/2 करिएगा, काटिएगा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा करके VVI लगा लीजिएगा। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। यहाँ देखिएगा अवतल दर्पण पर जब समांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तन के बाद वो एक बिंदु से दूर फैल जाती है। क्या बनती है, दूर फैल जाती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। एक दूसरे क्या कहते हैं, यानी अपसरित कर देती है, यानी एक बिंदु से हो करके प्रकाश को फैला देती है, तो उसी को हम बोलेंगे अपसारी। गोलाकार दर्पण में बनने वाली किरण आरेख के नियम। अब यहां से किरण आरेख, गोलाकार दर्पण की किरण आरेख के मुख्य 4 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। पहला देखिए, जब किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। क्या, जब किरणें, मान लीजिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये दर्पण है और यहाँ पे ऐसे घुराते, क्या होगा, और यहाँ पे क्या प्रधान अक्ष के समांतर ये आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पे फोकस पे मिलेगा, इससे होकर जब किरणें वक्रता केंद्र की ओर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते वक्रता, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ गया प्रकाश, इसी से लौट जाएगा ना, इसी से लौट गया। वक्रता केंद्र से भेजा तो वक्रता केंद्र की ओर लौटेगा, बीच से भेजा होगा। तो जब किरणें फोकस की ओर भेजी जाती है तो दर्पण के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। मान लिया फोकस से भेजा गया तो प्रधान अक्ष के समांतर। जब किरणें ध्रुव पर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद आपतन कोण बराबर होता है, इसलिए किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर झुक जाती है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम, कर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अंतर का हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप दिमाग में थोड़ा सा रखने का यानी सेट कर लीजिएगा, यानी याद कर लीजिएगा। आप देखिए अवतल दर्पण हम देखेंगे और उत्तल दर्पण को देखेंगे। देखिए किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, जिसका परावर्तक सतह अंदर हो या का अवतल, हम क्या बोले, जिसका परावर्तक सतह अंदर यानी धसा हुआ उसको क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। जिसका परावर्तक सतह बाहर यानी उभरा हुआ, उठा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। कहीं इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी धनात्मक होती है, और यह वास्तविक और आभासी चित्र दोनों बना सकता है। यह केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रकाश को अभिसरित करता है और यह प्रकाश को अभिसारित करता है, यानी यह फैलाता है, एक बिंदु पर जोड़ता है। अब यहाँ पे क्लास 4 हो जाएगा, यानी चौथा क्लास में हम इससे आगे यहाँ पे आप लोग को इस क्लास से आगे मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो में रहने का प्रयास करिएगा।